हाँ, तो ये प्रोडक्ट सर्विस है। प्रोडक्ट सर्विस में हम लोगों ने कुछ सर्विसेज क्रिएट किए हैं। जैसे हम लोगों का है गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और अपना है गेट पिक्चर्स बाय प्रोडक्ट आईडी, और एक गेट ऑल कैटेगरीज। गेट ऑल कैटेगरीज क्या करने वाला है, हमारे जितने भी कैटेगरीज है उसको एक लिस्ट के फॉर्म में बनाएगा और वो आपको डिस्प्ले करेगा। वो काम आएगा जब मैं लिस्ट को यूज़ करना चाहूँगा अपने व्यू में। तो हम लोगों ने एक्शन मेथड क्रिएट कर लिया है, एक एक्शन क्रिएट कर लिया है, एच टी टी पी गेट क्रिएट कर लिया है, जिसमें मैं एडिट करूँगा और मैं क्रिएट करूँगा हमारे प्रोडक्ट्स को। उसी तरह से मैं यहाँ पे उसका पोस्ट एक्शन मेथड भी क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न व्यू कर रहा हूँ और ये मैं व्यू का नाम लिख रहा हूँ। अगर आप व्यू का नाम सेम है जो आपके एक्शन मेथड का नाम है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। साथ में मैं क्या पास कर रहा हूँ, मॉडल पास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो मैं पास करूँगा यहाँ पे। अब अगर आपने किसी और नाम से लिखा है, मॉडल की जगह आपने कुछ प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट आप पास करेंगे। अब ये हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यूज़ हमारे कुछ व्यूज़ ऑलरेडी हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल किया है, तो हमारा व्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है क्रिएटर एडिट का, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। उसको पर नहीं, व्यू नया क्रिएट करेंगे, पर हम लोग थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई कर देंगे उस व्यू को। ठीक है। वैलिडेट एंटी फॉर्जन टोकन, क्योंकि वो ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कोई भी मिसलेनियस मतलब कोई भी फिशी डेटा अगर आप कोई सेंड करना चाहता है डाटाबेस में, तो उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, एक बार डिबगिंग कर लेते हैं। डिबगिंग करने के लिए स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर सकते हैं, या फिर आप F5 से विद डिबगिंग कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा जो HTTP पोस्ट मेथड है इसका नाम चेंज करेंगे। इंस्टेड ऑफ एक्शन रिजल्ट वी विल बी राइटिंग जेसन रिजल्ट। जेसन रिजल्ट यूज़ होता है जब हम लोग किसी भी जेसन को रिटर्न करें हमारे मेथड से। तो ये जनरली मैं jQuery का इस्तेमाल करूँगा जितने भी ऑपरेशंस करने के लिए। तो इस केस में मैं जेसन रिजल्ट भेज रहा हूँ, ताकि मैं jQuery अजैक्स का इस्तेमाल करूँ और हमको डेटा मिले। तो इसका कोड है जेसन रिजल्ट पहले चेंज करें, फिर जेसन रिजल्ट जेसन इक्वल टू न्यू जेसन रिजल्ट करेंगे, और एक बार एक कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं इस केस में रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। जब भी मैं कोई ऑपरेशन करूँगा, वो ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल होगा, उस केस में मैं उस ऑपरेशन को उसकी रिजल्ट की वैल्यू मैं उसको ट्रू कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर लिस्ट है, उसके टाइप इंटीजर है, और फिर उसकी मैं यहाँ पे पिक्चर आईडीज यहाँ पे ये लिख दूंगा, और उसको मैं इक्वल टू कर दूंगा। पहले मैं चेक करूँगा उसका कोई एंड तो नल या एम्प्टी तो नहीं है। अगर नल और एम्प्टी नहीं है तो उस केस में मैं कोई नल तो नहीं है। आप इसके अंदर देखें, आप एक वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं मॉडल से फाइंड कर लूँगा जितने भी मेरे को पिक्चर आईडीज़ है, मॉडल डॉट पिक्चर आईडीज़। अब इसको मैं क्या करूँगा, अगर ये नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको मॉडल डॉट पिक्चर आईडीज़ डॉट इसको स्प्लिट्स करने हैं, क्योंकि मेरे को लिस्ट में के फॉर्म में मेरे को भेजना है। तो स्प्लिट्स जब कॉमा है, क्योंकि मैं jQuery के फॉर्म में भेजूँगा, तो कॉमा डॉट सेलेक्ट करूँगा उसको। ये एक लिंक क्यू ऑपरेशन है। लिंक क्यू, अगर आपको लिंक क्यू सीखना है तो वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हम लोगों ने पूरे कवर करूँगे, हम लोग पूरा कवर करेंगे उसको, लिंक क्यू को पूरा डिटेल में एक एक चीज़। तो यहाँ पे मैं लिंक क्यू कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी एक्स डॉट इंट डॉट पार्स। पहले मैं उसको इंट डॉट पार्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, इंट में डॉट टू लिस्ट या डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसको। सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ जितने भी ये स्प्लिट करके उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इंटीजर्स को। अब नहीं तो फिर मैं यहाँ पे एक अगर कुछ लिस्ट नहीं है उसके, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर लूँगा। अगर मेरे पास डेटा है तो मैं वही इस्तेमाल करूँगा, नहीं तो फिर मैं नया लिस्ट क्रिएट कर दूँगा। ये हमारा एक
टर्नरी ऑपरेटर्स होता है, जनरली हम लोग ये टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं इनके इंस्टेड ऑफ इफ़ ऑपरेटर। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है इफ़ ऑपरेटर का। तो ये जो पिछला लाइन था, ये हमारे जितने भी पिक्चर आईडी थे उसके लिस्ट क्रिएट करेगा और वो हम लोगों को देगा, और उसको मैं स्प्लिट कैसे करता हूँ, कॉमा से। अब एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल पिक्चर्स, वार पिक्चर्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। ये जितने भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ अभी, मैं वो पिक्चर्स को सेव करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को सबसे पहले एडिट भी करना है और क्रिएट भी करना है, दोनों एक साथ करना है। तो इस केस में मैं एक जनरलाइज बना रहा हूँ। यही तरीका होता है जब आप बिग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम कोड रीयूजेबिलिटी करना पड़ता है। रीयूजेबिलिटी मतलब ये कि एक ही एक्शन मेथड से आप क्रिएट भी करें, एडिट भी करें, और ताकि जब आपको एडिट करना पड़े, बाकी कुछ बाद में कोई चेंजेस हो तो एक ही व्यू में आप आराम से चेंज कर लें। और मैं ये सब कुछ ग्लोबल लेयर में इसलिए रखा हूँ ताकि हो सकता है कि आगे जाके आपके डाटाबेस के लेयर्स डिफरेंट डाटाबेस लेयर हो सकता है, 4 से 5 सर्वर हो सकते हैं। उस केस में आपको, अगर आप सेम ही फोल्डर में कर रहे हैं, वो अच्छा अप्रोच नहीं है। अगर क्लासेस सेम नाम के हो और बाद में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, एम्बिग्युइटी के इश्यूज, उस केस में इसीलिए आप लोगों को अलग अलग ग्लोबल लेयर बनाना पड़ता है। तो इस केस में मैंने अलग अलग ग्लोबल लेयर बनाया डाटा एंटिटीज। जब आप पब्लिश करते हैं उस केस में आपका जो मेन लेयर होता है वेब लेयर, उसी को पब्लिश करते हैं, क्योंकि सब DLL होता है, सारे उसमें रेफरेंस होते हैं, तो उस केस में एक ही फोल्डर बन जाता है। अभी एक शेयर सर्विस बना रहे हैं, शेयर सर्विस बना रहा हूँ मैं ताकि मैं कुछ डेटा पिक्चर्स को सेव कर लूँ, और उसके लिए मैं शेयर सर्विस बनाऊँ। इसका रेफरेंस कर लेते हैं, शेयर सर्विस इक्वल टू न्यूज़ शेयर सर्विस इक्वल टू न्यू शेयर सर्विस। अगर आप ASP.NET कोर में काम कर रहे हैं, उस केस में आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको ये सब सारी चीज़ें डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं उस ASP.NET कोर में। आप डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे सर्विसेज के लिए आप सिंगलटन इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांजिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होते हैं हमारे ASP.NET कोर में बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मैं .NET फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे को वो ऑप्शंस नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ थर्ड पार्टी पैकेजेस के थ्रू, पर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। शेयर सर्विस से मैं जितने भी पिक्चर्स आईडी से उसको मैं फाइंड करेगा। शेयर सर्विस डॉट गेट पिक्चर्स बाय आईडी, तो मैं यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स है उसकी आईडीज मैं फाइंड करूँगा कि एग्जिस्टिंग पिक्चर्स है कि नहीं मेरे पास। पिछले वाला जो लाइन था वो फाइंड कर रहा था कि जो मैं जेसन के फॉर्म में डेटा आ रहा है उसमें आईडीज है कि नहीं है, और ये वाला फाइंड कर रहा है कि मेरे डाटाबेस में कोई पिक्चर्स ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है कि नहीं, क्योंकि उसको भी मेरे को चाहिए साथ में उसको मेरे को चेक करना है कि है कि नहीं। इसको आप क्विक एक्शंस है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को सजेशन दिखाएगा। इस केस में आप डायरेक्टली इसको कोई भी जनरेट मेथड कर सकते हैं, पर ध्यान में रख के जब आप जनरेट मेथड करते हैं उस केस में हमारा कभी कभी इंटरनल कीवर्ड आ जाता है, तो वो आपको वहाँ पे जाकर चेंज करना पड़ता है। देखिए ऑब्जेक्ट आया, इसको पूरा मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की जगह मैं अपना लिखूँगा। ये देखिए यहाँ पे अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मॉडल में आईडी है कि नहीं। अगर मॉडल में आईडी होगी तो उस केस में मैं उसको अगर मॉडल में आईडी होगी तो उस केस में मैं उसको एडिट करूँगा, नहीं तो फिर मैं उसको क्रिएट करूँगा। ठीक है, मॉडल आईडी ग्रेटर देन 0, और हमने एक्शन मेथड के अंदर हमारे जो व्यू में उसमें एक मॉडल की आईडी को हिडन कर रखा है ताकि आईडी फाइंड करने के लिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक वार प्रोडक्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वार प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। तो इस केस में मैं हमारे आईडी पास करूँगा मॉडल डॉट आईडी,
इससे मैं सारे उसके डिटेल्स फाइंड कर लूँगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या उसकी जितने भी फील्ड्स है उसमें क्या डेटा सेव किया है, क्योंकि मेरे को एडिट करना है वार प्रोडक्ट बाय, तो मैं उस आईडी के अब मैं उसको एडिट करूँगा। अगर आप ASP.NET कोर में काम कर रहे हैं तो उस केस में हमारा एक और चीज़ होती है ऑटो मैपर, उसका इस्तेमाल करके हम आसानी हो सकती है अगर आपके पास एक डाटाबेस में बहुत सारे फील्ड से, मतलब अराउंड 20 to 30 फील्ड्स अगर आपके पास है, उस केस में आपके हाँ ठीक है, उस पे केस में आपको इश्यूज मतलब फाइंड करने के लिए बहुत सारे डेटाबेस में अगर आपके बहुत सारे कॉलम्स हैं, उस केस में आपको ऑटो मैपर का बहुत अच्छे से आसानी हो सकते हैं और वो काम करता है। अभी अभी भी जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है उसका अल्टरनेटिव है, ये डायरेक्टली मैं यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ। model.id सिंपल एक लाइन का कोड है, तो मैं चाहूँ तो एक सर्विस बना के वहाँ पे भी कर सकता, सर्विस से भी ले सकता हूँ, वही कोड है, उसको मैंने जनरलाइज करके किया है। सर्विसेज का काम तब होता है जब एक ही चीज़ प्रोडक्ट बाय आईडी अगर मेरे बहुत सारे जगह पे यूज़ हो रहा है, तो उस केस में मैं एक जनरलाइज फंक्शन बना दिया है, उसका इस्तेमाल मैं अलग अलग जगह पे कर सकता हूँ, या तो चाहूँ मैं डायरेक्टली इस लाइन पे कर सकता हूँ। मैं आपको तो मैं इसको अनकमेंट करूँगा और इस वाले को कमेंट आउट कर दूँगा, बिकॉज आई डोंट नीड इट। ठीक है, अब यहाँ से अब जितने भी जो भी हमारे प्रोडक्ट में, सॉरी, अभी यहाँ पे मैं एक नया प्रोडक्ट आईडी है, उसको मैं सेव करूँगा model.id से। ठीक है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में जितने भी मॉडल में जितने भी डेटा हैं उसको मेरे को प्रोडक्ट में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो डाटाबेस में अभी सेव कर रहा हूँ। और एक और चीज़ ध्यान में रखना होता है, जब हम लोग ऐड कर ले या फिर अपडेट कर दे जो भी, उसके बाद अगर मैं सेव चेंजेस नहीं कर रहा हूँ तो उस केस में हमारा डेटा सेव नहीं होता है, ये एक चीज़ ध्यान में रखना होता है आपको। ठीक है, पर अब ऊपर के जितने भी चीज़ें हैं उसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करके मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँगा। मैं फटाफट सारे चीज़ों को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ, जैसे प्रोडक्ट की आईडी को मैं model.id करूँगा और प्रोडक्ट नेम को मैं model.name करूँगा। उस तरह से मैं सब कुछ चेंज कर देता हूँ तुरंत तुरंत। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर जितने भी फील्ड्स है, जैसे क्रिएट डेट हो गया, क्वांटिटी हो गया, कैटेगरी हो गया, प्राइस हो गया, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, प्रोडक्ट पिक्चर्स डॉट क्लियर, जितने भी प्रोडक्ट पिक्चर्स है उसको मैं सबसे पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं उसको असाइन करूँगा प्रोडक्ट पिक्चर्स डॉट ऐड रेंज फीचर्स होता है हमारे मल्टीपल चीज़ों को एक साथ ऐड करने के लिए। हमारे जो पिक्चर्स डॉट आते हैं शेयर सर्विस में, और इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। आई न्यूमरेबल लेंगे सबसे पहले, आई न्यूमरेबल, और इसका टाइप क्या होगा, पिक्चर इसको रेफरेंस कर दूंगा। पिक्चर हमारे टेबल का नाम है, टेबल या बोल सकते हैं एंटिटीज़ का नाम है, क्लास डॉट एंटिटीज़ को मैं रेफ़र कर रहा हूँ। अगर आप एक साथ मल्टीपल सर्वर्स के साथ काम कर रहे हैं, उस केस में आप ऊपर डायरेक्टली लिखने के, अच्छा नेम किसमें था, आपको पूरा एक यहाँ पे ऐसे पिक्चर के साथ साथ लिखे, तो आप देखेंगे क्लास डॉट एंटिटीज़ डॉट पिक्चर लिखेंगे। हो सकता है आपका क्लासेस सेम हो दोनों सर्वर में, तो उस केस में आप पूरा रेफरेंस ना करें, आप आधा आधा रेफरेंस करें। और ये जो एप्लीकेशन डीबी कंटेस्ट को मैंने यहाँ पे रेफरेंस कर लिया है मैंने यहाँ पे, इस केस में अब उसके बाद मैं इसको रिटर्न करूँगा आइन्यूमरेबल चीज़ें रिटर्न होती है यहाँ पे, डीबी डॉट प्रोडक्ट पिक्चर्स डॉट फाइंड, आप फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स आईडीज रिटर्न कर रहे हैं, पिक्चर आईडीज डॉट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें, और एक्स लिंक डाला है, एक्स टेंड्स टू डी बी डॉट पिक्चर्स डॉट फाइंड एक्स, उसमें फाइंड कर रहे हैं उसके जितने भी, और डॉट टू लिस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर्स डॉट सेलेक्ट करूँगा मैं इसको, अब न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसकी आईडी क्या होगी, इसमें मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करने वाला हूँ यहाँ पे मैं,
पैरामीटर्स सबसे पहले मेरे को पिक्चर प्रोडक्ट आईडी होगी, वो कहाँ पे आएगी, मॉडल डॉट आईडी से हमारे प्रोडक्ट आईडी आ जाती है। और यहाँ पे या आप प्रोडक्ट डॉट आईडी कर सकते हैं या फिर मॉडल डॉट आईडी कर सकते हैं, दोनों केस में सेम होगा। और फिर यहाँ पे आप पिक्चर आईडी कहाँ से आएगी, मेरे यहाँ पे पिक्चर आईडी होगी यहाँ पे एक्स डॉट आई, ठीक है। यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट आईडी आ गई और पिक्चर आईडी आ गई है, दोनों चीज़ यहाँ पे मेरे का ये ऐड रेंज हो जाएंगे, सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट पिक्चर्स में सेव हो जाएंगे। अभी रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिज़ल्ट को सबसे पहले मेरे को प्रोडक्ट सर्विस डॉट सी कुछ अपडेट या फिर कुछ अपडेट कोई मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, जिस केस में मैं इसको अपडेट करूँगा। अपडेट प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा एक्शन बना देते हैं, सॉरी सर्विस बना लेंगे और इसको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पास कर दूँगा। इसको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, से पहले क्विक एक्शंस एंड मेथड्स करके आगे जनरेट मेथड या जनरेट हो गया है मेरा ये सर्विस जनरेट हो गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे चीज़ें डिक्लेयर कर देता हूँ। आपने देखा होगा सर्विसेज भी मैंने ग्लोबल लेयर में बनाया है, ताकि आपको अगर आपका डाटाबेस में बहुत सारे सर्वर्स हैं, मतलब 2 3 से 4 सर्वर्स में काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप अलग अलग ग्लोबल लेयर्स बना सकते हैं। चाहे तो सर्विस लेयर एक ही बनाए, पर उसमें अलग अलग फोल्डर्स बना के आप काम कर सकते हैं, पर आपको डाटा लेयर डिफरेंट्स बनाने पड़ेंगे। उस केस में डाटा लेयर अगर आपके 5 सर्वर है तो 5 डाटा लेयर बनाएं, उस तरह से आप काम कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट, जनरली रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं होती है, जनरली हम लोग अगर रिक्वायरमेंट्स आती है तो एक ही डाटा लेयर में होता है, उस केस में एक मैक्स टू मैक्स 2 डाटा लेयर। पर कभी कभी रिक्वायरमेंट्स ऐसे आ जाती है कि आपको 5 से 6 डाटा लेयर्स के अंदर काम करना। आप अगला चीज़ लिखेंगे हम लोग क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, ये हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो हमारा एंटिटीज़ का नाम है। उसको फिर एक वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं और उसको फिर पे उसको साइन कर देते हैं। ऊपर का जितने भी कोड है उसी को मैं कॉपी करके लिख रहा हूँ, क्योंकि वो सेव है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बाकी इस केस में क्या होगा, हम लोग आईडीज़ को डायरेक्टली सेव करेंगे, पिक्चर आईडीज़ को डायरेक्टली सेव करेंगे, चेक नहीं करेंगे कि डेटा ऑलरेडी है कि नहीं है, इस बार न्यू क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पिक्चर्स इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट पिक्चर्स, और इस केस में ठीक है, इसको ऐड रेंज करेंगे और इसको मैं क्या पॉइंट करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से ही मैं इसकी या पिक्चर्स डॉट सेलेक्ट न्यू प्रोडक्ट पिक्चर, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट पिक्चर कर रहे हैं, और प्रोडक्ट आईडी कर देंगे यहाँ पे मॉडल डॉट आईडी होगी हमारी जो प्रोडक्ट आईडी होगी, और हमारे आईडी जो होगी वो होगी एक्स डॉट आईडी। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, प्रोडक्ट आईडी हमारे मॉडल डॉट आईडी होगी, उसको बाद में मैं चेंज कर दूँगा, कि अभी मैं बाद में वॉइस ओवर डाल रहा हूँ तो मुझे पता है मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखें, प्रोडक्ट आईडी जो होती है वो मॉडल आईडी होगी, मैंने गलती से एक्स्ट्रा आईडी लिख दिया। और इसको फिर यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट करेंगे सेव डेटा करने के लिए, ठीक है, और इसको यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसको पास कर देंगे, और यहाँ पे एक नया सर्विस क्रिएट कर देंगे जो डेटा हमारा सेव करने के लिए क्या लिखना पड़ता है हमारा, डॉट सेव असिंग, सॉरी डॉट सेव असिंग नहीं होता, डॉट सेव चेंज असिंग होता है। डॉट ऐड मेथड होता है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क में, उसके लिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए एक अपडेट मेथड आता है, इस पे ऑर्डर कोर पे आता है, मेरे ख्याल से इसमें आता है कि नहीं आता है, आई डोंट नो। इसमें एक एंटिटी डॉट मॉडिफाइड होता है, एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड होता है, और एक एंटिटी स्टेट डॉट डिलीटेड होता है डिलीट करने के लिए। आप नीचे यहाँ पे एक रिज़ल्ट डेटा बना दिया है, तो इफ़ जेसन रिज़ल्ट है तो जेसन डॉट डेटा इक्वल टू न्यू, और एक यहाँ पे सक्सेस को मैं ट्रू कर दूँगा, और ठीक है, और सक्सेस ट्रू हो जाएगा।
और रिटर्न जेसन। एल्स पे मैं रिज़ल्ट को जेसन डॉट डेटा को मैं यहाँ पे, ठीक है, जेसन डॉट डेटा इक्वल टू न्यू सक्सेस को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। और उसके साथ में कोई एक मैसेज, हार्ड कोडेड मैसेज डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे। ध्यान रखिए जो सक्सेस में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ये हमारे मैच करना चाहिए jQuery के कोड में। और यहाँ पे कुछ मैसेज इक्वल टू कुछ ऐसा पास करना है आपको, वो आप पास कर सकते हैं। या फिर आप कोई एरर्स हैंडल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरर भी कर सकते हैं। अनएबल टू परफॉर्म ऑपरेशन। ट्राई कैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ट्राई कैच का भी एक होता है, अगर आप चाहें तो ट्राई कैच ब्लॉक कर सकते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक का एक अल्टरनेटिव होता है, उसके बारे में जानेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये मेरा एक्शन मेथड हो गया है। अब हम लोग सर्विसेज में क्रिएट करेंगे। सर कौन सी चीज़ ध्यान रखनी होती है जब एंटिटी फ्रेमवर्क से आप स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपका जो जितने भी मेथड और व्यूज़ क्रिएट हो वो एग्जैक्ट करेक्ट क्रिएट हो, एरर्स आते हैं। उस केस में हम लोग हमेशा जो भी क्रिएट करते हैं स्कैफोल्डिंग उसको मॉडिफाई ज़रूर करते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया। और डी बी डॉट, हाँ, डी बी डॉट प्रोडक्ट्स हमारा जो जो वो नाम है एंटिटी का, डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट डॉट ऐड। और इसमें मैं प्रोडक्ट को पास करूँगा ऐड, या और फिर उसके बाद रिटर्न हमारा जो होगा डी बी डॉट सेव चेंज, सॉरी सेव चेंजेस। दो मेथड है, सेव चेंजेस और सेव चेंजेस एसिंग। मैं रिकमेंड करूँगा सेव चेंजेस एसिंग को इस्तेमाल करें। आपको यहाँ पे जो बूलियन है इसको आप एसिंग टास्क बूल करना पड़ेगा। और इस सेव चेंजेस एसिंग में आपको अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में मैं सब जितने भी मेथड्स हैं सिंक्रोनस मेथड उसको एसिंक्रोनस मेथड क्रिएट कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ASP.NET कोर इस्तेमाल कर रहे हैं उस केस में अब अपडेट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अपडेट प्रोडक्ट में ये मैंने कोड लिखा है, इसको मैं आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्या है, ठीक है। अपडेट प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहा हूँ, किससे, tv.products.find_product.id। उसके बाद में प्रोडक्ट पिक्चर्स से मैं रिमूव कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है उसके प्रोडक्ट पिक्चर्स। उसके बाद मैं उसको करंट वैल्यूज़ को सेट कर रहा हूँ, उसके बाद उसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। डी वी डॉट प्रोडक्ट पिक्चर्स को एंटिटीज डॉट करेंट्स वैल्यूज़ को सेट कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट के। उसके बाद फिर ऐड रेंज कर रहा हूँ जितने भी प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट पिक्चर्स को। फिर डी वी डॉट सेव चेंजेस कर दे रहा हूँ। ये मैंने कोड लिखा है हमारे प्रोडक्ट पिक्चर्स को भी सेव करने के लिए। अगर आप एंटिटी स्टेट और मॉडिफाइड करेंगे उस केस में प्रोडक्ट पिक्चर सेव नहीं होने वाला, क्योंकि वो दूसरे टेबल्स में है। सर्विसेज क्रिएट हो गए हैं। अब हम व्यूज़ में काम करेंगे। राइट क्लिक करें, ऐड व्यू करें और यहाँ पे MVC5 चूज़ करें। और टेम्पलेट जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो है एम्प्टी टेम्पलेट, एम्प्टी विदाउट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे इसको एम्प्टी करेंगे, एम्प्टी विदाउट मॉडल। पार्शियल व्यू क्रिएट नहीं करने वाला हूँ तो इसको मैं क्रिएट एज पार्शियल व्यू को अनचेक कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको क्रिएट करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा स्कैफोल्डिंग करने में, थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो 2019 और 2022 कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कोड पास किया, ये हमारा जो क्रिएट एक्शन का था उसी को मैंने कॉपी किया, पर यहाँ पे हम लोग पूरा उसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे एक टेम्पलेट फॉर्म में मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। मॉडल भी डिफरेंट होगा हमारे। जब भी आप पहली बार क्रिएट करेंगे व्यू को तो उस केस में आपको उसके बाद चेंजेस करने के बाद मॉडल चेंज जब भी करेंगे आप उसके बाद नाम चेंज करना पड़ता है आपको। एक बार व्यू बंद कर दें और उसके बाद फिर से व्यू को ओपन करें तो आपके सारे एरर्स चले जाते हैं।
क्लॉथ डॉट वेब डॉट मॉडल्स, हमारे एरियाज़ के अंदर व्यू मॉडल है मेरे ख्याल से, एरियाज डॉट डैशबोर्ड डॉट व्यू मॉडल्स डॉट हमारा जो प्रोडक्ट एक्शन मॉडल है उसको यहाँ पे रेफरेंस करेंगे। अब मेरे ख्याल से एरर्स आने वाली है। एक और चीज़ करेंगे आने वाले वीडियोस में, डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे, सी के एडिटर में चेंज करेंगे डिस्क्रिप्शन को, और हमारे सी के एडिटर में चेंज करें, और इसको एडवांस फॉर्मेट सेक्शंस या फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2019 का इस्तेमाल कर रहे हैं उस केस में आपका ये फॉर्मेट सेक्शन या फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वो कभी कभी काम नहीं करता। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2022 में काम कर रहे हैं उस केस में आराम से काम करेगा। और विजुअल स्टूडियो 2022 अगर आप स्विच नहीं किए तो आप स्विच करें, बहुत ही अच्छा है। खासकर अगर आप कंट्रोलर साइड में काम कर रहे हैं तो उस केस में आपको बहुत अच्छे सजेशन देते हैं। ठीक है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने समरी भी बना दिया, डिस्काउंट भी बना दिया। अभी मैंने जो जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने कैटेगरीज क्रिएट किए हैं और एक प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं एक बेस कैटेगरी क्रिएट करूँगा और उसके बाद में एक कैटेगरी क्रिएट करूँगा। वो थोड़ा चेंज करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे हमारे स्ट्रक्चर में, ताकि और सही से दिखे और सही से एकदम स्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव हो जाए हमारा। सारे चीज़ेस को मैंने बंद कर दिया, एक्शन को पिंग कर दिया। अब जो भी चेंजेस करूँगा मैं एक्शन वाले व्यू में चेंज करूँगा। कैटेगरीज में एडिट में जाते हैं। एक मैंने गलती की है, कैटेगरीज में क्रिएट और एडिट का अलग अलग एक्शन बनाया है। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में किया है। सिंपल है, जो मैंने यहाँ पे किया उस तरह से आपको करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी यहाँ पे मैं क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ, कॉल MD8 और कॉल MD4 इस्तेमाल किया है। तो मेरा क्या होगा, दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा। 8 में मेरे जितने भी फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, 4 में मैं इमेजेस शो करूँगा। अभी मैंने इमेजेस शो किया, वो मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो इमेज रिमूव हो जाएगी। आने वाले वीडियोस में हम लोग उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और कार्ड में एक बटन डालेंगे ताकि वो डिलीट तब हो जब मैं उस बटन पर क्लिक करूँ। वो भी आने वाले वीडियोस में हम लोग चेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने जो हमारा SB एडमिन 2 का थीम का इस्तेमाल किया, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, अपना खुद का एक थीम बनाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ इंस्टेड ऑफ वर्टिकल हेडर, लेट्स गो विद ऑफ कैंपस हेडर। ऑफ दिस इज ऑफ या दिस मेरे हमारे बूटस्ट्रैप का बहुत अच्छा, मैंने एक बार चेक किया, बूटस्ट्रैप का बहुत अच्छा नैव हेडर से ऑफ कैंपस हेडर आई थिंक सो। उसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो साइड से हेडर आएगा। आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा हेडर है। आने वाले वीडियोस में उसी का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस। अब मैं चाहूँ तो अपना भी खुद का एक वर्टिकल हेडर बना सकता हूँ, वो भी सही है, पर हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, जो बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अगर मॉडल डॉट ID है तो मैं एडिट प्रोडक्ट करूँगा, नहीं तो फिर मैं उसको क्रिएट करूँगा। कोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मेरे को इसको सबको मिनिमाइज़ करके मैं इसको यहाँ पे कॉल MD8 में डाल दूँगा। आप ध्यान रखें, अपने जितने भी पेजेस क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप एंटी फोल्डेंट टोकन का ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ सेफ्टीज़ होते हैं जब हम लोग फॉर्म को बनाते हैं, तो उस केस में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है इस पीरियड में। ये अगर मैं कोई भी हैकर अगर हो, उस केस में वो कोई इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डाटा वो स्क्रिप्ट सेंड कर देगा। उस केस में वो कोई भी हैक कर सकता है। उस केस में वैलिडेट करने के लिए हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में तो कुछ ऐसा टेक्स्ट फील्ड में सेव नहीं होता है, MVC का एक चीज़ है। पर फिर भी हम लोगों को एंटी फोल्डेंट टोकन और ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, तब लिखना पड़ता है। अभी मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, कट करके। एडिट में जाते हैं, एडवांस फॉर्मेट सेक्शन, या ये हो गया, फॉर्मेट हो गया डॉक्यूमेंट मेरा। ठीक है, आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो की जगह विजुअल स्टूडियो कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं एक कॉलम डाल देता हूँ, कॉलम MD8। मीडियम स्क्रीन में 8 कॉलम आएगा। अब उस तरह से आप लार्ज स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन के लिए भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये मेरा एक बन गया है। इसके अंदर मैं अभी ये दूसरा कॉलम डिक्लेयर करूँगा, कॉलम MD4। यहाँ पे मैं इमेजेस, जितने भी मेरे इमेजेस होंगे उसको मैं डिस्प्ले करूँगा, कॉलम MD4। ठीक है, तो जहाँ पे मैं जितने भी इमेज ऑपरेशन या फिर जितने भी कर्ड ऑपरेशंस करूँगा, मैं जनरली अजैक्स का इस्तेमाल करता हूँ, jQuery अजैक्स। आप ASP.NET कोर में भी jQuery अजैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और भी फ्रेमवर्क से अगर आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ MVC अप्रोच आप कोई दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग कर सकते हैं। You can create a Angular application or a React or a Vue application instead of views, and then create the APIs instead of normal controllers. आने वाले सेशंस में मैं कवर करूँगा बाकी फ्रेमवर्क्स के भी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप ASP.NET कोर के साथ। ठीक है, उस केस में मैं नॉर्मल कंट्रोलर की जगह API कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करूँगा। अभी यहाँ पे मैंने ID डिक्लेयर कर दी एक पिक्चर्स एरिया नाम का, और इसके अंदर में यहाँ पे इफ़ कंडीशन डाल देते हैं, और उसको यहाँ पे मैं चेक करता हूँ मॉडल्स डॉट, हमारा जो प्रोडक्ट पिक्चर्स नल नहीं है, तो अगर नल नहीं है तो उस केस में मेरा ये नल चेक देना इम्पॉर्टेंट होता है, और प्रोडक्ट पिक्चर्स डॉट काउंट वो ग्रेटर देन 0 है, उस केस में यहाँ पे मैं डेटा डिस्प्ले करूँगा इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको फॉर ईच का इस्तेमाल करूँगा। फॉर ईच का इस्तेमाल करके जितने भी मॉडल में पिक्चर्स हैं उसको यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूँगा। आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना चाहिए कि कब मैं फॉर ईच का इस्तेमाल करना पड़ता है और कब मैं फॉर लूप का हम लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई लिस्ट है, लिस्ट को मैं सेव कर रहा हूँ किसी और लिस्ट में, उस केस में मैं फॉर लूप को प्रेफर करूँगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। अगर मेरे को फॉर लूप्स मतलब कोई डेटा लिस्ट के फॉर्म में और उसको मेरे को सिर्फ डिस्प्ले करना है, उस केस में मैं फॉर ईच का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, फॉर लूप का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। मैंने बोला जैसे मैं कोई मेरे ऑलरेडी कोई लिस्ट है उसको मैं किसी और लिस्ट में पास कर रहा हूँ, और उसको मैं उस लिस्ट को मैं सेव करूँगा डाटाबेस में। ये चीज़ काम आता है जब हम लोगों को कोई एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डेटा सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने SRC को भी यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है। इसको मैं एक ID डिक्लेयर कर देता हूँ, प्रोडक्ट पिक्चर्स। अगर आप ASP.NET कोर में काम कर रहे हैं उस केस में एक Polygon.cs में एक स्टैटिक फाइल्स का कुछ एक लाइन का कोड होता है, वो लिखना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो फिर आप स्टैटिक फाइल्स के साथ काम नहीं कर पाएंगे। आप देखते रहें कि हमारा डेटा नहीं आ रहा है, स्टैटिक फाइल से नहीं आ रहा है, आप एरर फाइंड अगर नहीं कर पाएंगे तो उसके जहाँ पे मैंने इसको ये हमारा फॉर्म ग्रुप को भी थोड़ा चेंज कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पिक्चर आईडीज़ कैटेगरीज़ को भी डिफ़ाइन कर दिया है। कैटेगरीज़ कैसे डिफ़ाइन करेंगे, सेलेक्ट क्लास का इस्तेमाल करके जितने भी फॉरी, और उसमें मैंने एक्टिव क्लास भी डाल दिया है कि एक्टिव कौन सा एक्टिव है, कौन सा सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब डेटाबेस में जो है उसको मैं एक्टिव करके भी दिखा दूँगा। और यहाँ पे मैं एक हमारा जो अपडेट बटन है उसको मैं एक आईडी डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्या एक आईडी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने @using html और begin फॉर्म का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो डायरेक्ट सिर्फ फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं,
और उसको फिर एक आईडी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं चेंज कर दूंगा @string.begin फॉर्म की जगह डायरेक्ट सिंपल फॉर्म लिख दूंगा। आप F12 में जब क्लिक करेंगे तो आप उसके ओवरलोड दे सकते हैं कि क्या 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 ओवरलोड्स है, क्या क्या यूजिंग का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा फॉर्म टैग बन गया और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक आईडी डिक्लेयर कर दूंगा एक्शन फॉर्म। ठीक है, एक्शन फॉर्म नाम की मैंने यहाँ पे आईडी डिक्लेयर कर दी है और फिर इसके बाद में सिर्फ यही चीज़ करना है मेरे को फॉर्म को। अब इस फॉर्म की आईडी की हेल्प से मैं एक अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। उसको कैसे सेंड करते हैं, आप चाहे तो हमारा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कैसे चेंज करते हैं हमारे रूल्स वाले में, जैसे और $ajax का इस्तेमाल करके उसी तरह का वही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। पहले मेरे पास क्या है, कोई बटन है, बटन में एक क्लिक इवेंट डालना पड़ता है। ठीक है, क्लिक इवेंट में मेरे को कुछ वैल्यूज सेंड करनी पड़ती है अजैक्स के लिए। $ajax का इस्तेमाल करते हैं, डाटा सेंड करना पड़ता है, टाइप क्या है और URL क्या है। ये 3 चीज़ें मेरे को सेंड करनी होती है हमारे अजैक्स रिक्वेस्ट में। और जो रिस्पॉन्स आएगा उसके साथ क्या करना पड़ता है, अगर फेल रिस्पॉन्स है तो मेरे को क्या अलर्ट दिखाना है, अगर मेरा रिस्पॉन्स सक्सेस है उस केस में मेरे को क्या डेटा दिखाना है। कोई स्वीट अलर्ट दिखा सकते हैं, जनरली मैं स्वीट अलर्ट इस्तेमाल करता हूँ, या तो चाहे आप नॉर्मल अलर्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा ये प्रोडक्ट पेज है, इसमें देखेंगे हमारा डिस्क्रिप्शन भी जो है वो भी सिंपल डिस्क्रिप्शन है, सिंपल एक बॉक्स है, उसको चेंज कर देंगे सीके एडिटर का इस्तेमाल करके। अब सीके एडिटर इस्तेमाल करने का बहुत, अगर आप ASP.NET कोर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीका है। एक आईडी डालें और ID.replace सीके एडिटर, आई थिंक ऐसा कुछ सिंपल सा कोड है और उसको फिर सेव कर देंगे। मतलब इसमें नॉर्मल वो बहुत सही तरीका है अगर आप ASP.NET कोर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में मैंने जो लिखा था वो कोड मैंने jQuery का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्टली लिखा है। और एक और चीज़ ध्यान रखें, अगर आप ये जो हमारा जो स्क्रिप्ट है ये जो ऊपर jQuery वैल है उसके नीचे होना चाहिए। अगर आप ऊपर डालेंगे तो आपका अजैक्स रिक्वेस्ट काम नहीं करने वाला, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप गलती से ऊपर लिख दिए तो आपका काम नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इशू आ रही है, पर ही काम नहीं करने वाला। अभी मैंने फर्स्ट टाइमिंग मैंने यहाँ पे jQuery वैलिडेशन नहीं डाला है ना, मैंने सर्वर साइड वैलिडेशन डाला है, तो ये सही तरीका नहीं होता। आपको वैलिडेशन डालना पड़ता है, वो लेटर ऑन हम लोग डालेंगे वीडियोस में। मैं वैलिडेशन दिखाऊँ कैसे वैलिडेट करते हैं हमारे डेटा को। ठीक है, आप jQuery वैलिडेटर का इस्तेमाल करेंगे, साथ में साथ हम लोग सर्वर साइड का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक्शन बटन डॉट क्लिक फंक्शन डालेंगे और फंक्शन उसके अंदर मैं लिखूँगा $ajax। उसके पहले मेरे को कुछ और चीज़ें भी करनी है, कोई वेरिएबल चाहिए, कुछ डिक्लेयर करनी है, वो भी मैं डिक्लेयर कर दूँगा। ठीक है, $ajax ब्रैकेट डालें, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर एक पैरेंथेसिस डालें। पैरेंथेसिस में 3 चीज़ें होती है, URL होता है, टाइप होती है और डेटा होता है। URL क्या होता है, हम लोग हार्ड कोड नहीं करते हैं URL को, @URL का इस्तेमाल करेंगे। उसमें मैं यहाँ पे अब मैं जब भी डालता हूँ ये थोड़ा एरर आता है, आई डोंट नो, विजुअल स्टूडियो का एरर है। ठीक है, और इसको सॉरी कल्चर आ गया। डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे, डबल कोट से पहले हम एक्शन का नाम लिखेंगे, किस एक्शन में सेंड कर रहे हैं, और उसके बाद कंट्रोलर का नाम लिखेंगे। एक्शन हमारा एक्शन मेथड है। ठीक है, एक्शन हमारा एक्शन है और हमारा जो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम है वो प्रोडक्ट कंट्रोलर है। ठीक है, अगर सेम कंट्रोलर में है तो उस केस में आपको कंट्रोलर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, URL हो गया, इसके बाद हम मैं यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करूँगा, टाइप हमारा पोस्ट है
पोस्ट टाइप लिखना पड़ेगा। अगर आप गेट कर रहे हैं उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा क्या है? डाटा दो तरीके से आप सेंड कर सकते हैं, या तो आप सिंगल फील्ड का, या फिर मैं पूरा, मेरे को आईडी है फॉर्म की, उसके पूरे को मैं सीरियलाइज़ करूँगा। डॉलर ब्रैकेट में सिंगल डॉलर लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट में अंदर आईडी लिखा है तो हैश एक्शन फॉर्म, उसके बाद बाहर जाके डॉट सीरियलाइज़ करेंगे फॉर्म को। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आईडी है तो मैं हैश से डिक्लेयर करूँगा। अगर मैं क्लास मैंने लिखा है तो उस केस में मैं डॉट से डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। डॉट सीरियलाइज, ठीक है। ये हमारा डेटा भी हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे डॉट डन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डॉट डन पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा। फंक्शन में मैं रिस्पॉन्स लिखूँगा। रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा, रिस्पॉन्स। अब इसके बाद मैं उस रिस्पॉन्स को चेक कर दूँगा रिस्पॉन्स सक्सेस है कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन डालूँगा, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, तो उस केस में मैं कुछ अलर्ट दिखाऊँगा, नहीं तो फिर मैं फेल का अलर्ट दिखाऊँगा। मैंने पहले ही बोला, जो सक्सेस जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सर्वर साइड में, वही चीज़ नेम सेम होना चाहिए यहाँ पे सक्सेस की स्पेलिंग मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं विंडो डॉट क्या करते हैं, विंडो डॉट रीलोड कर सकते हैं, नहीं रीलोड करने का फ़ायदा नहीं है, HREF का इस्तेमाल करेंगे। विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF, इसमें मैं कोई एक पाथ डिक्लेयर कर सकता हूँ @ डॉट एक्शन के थ्रू, कि किस एक्शन मेथड में मेरे को सेंड करना है। आप एक चीज़ कर सकते हैं, छोटे अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक अलर्ट दिखा सकते हैं, जब वो बंदा अलर्ट पे क्लिक करे ओके बटन पे, तो फिर आप उसको डिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी एक्शन में थोड़ा सा, या आप ट्राई कर सकते हैं कैसे करेंगे। आप छोटे अलर्ट 2 का इस्तेमाल करें और चेक करें, क्योंकि लेटर ऑन वीडियोस में मैं भी छोटे अलर्ट 2 का इस्तेमाल करने वाला हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। कोई मैसेज है कि डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इफ़ ब्लॉक का। अब एल्स ब्लॉक में लिखेंगे। अच्छा, एरर डिव में मैं एरर को भी मैसेज कर सकता हूँ। एरर डिव, अगर मैंने एरर डिव नहीं डाला है तो इस केस में गड़बड़ हो जाएगा, तो एरर डिव पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स को अटैच कर दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, ठीक है। आप अलर्ट में भी रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को अटैच कर सकते हैं। आप ध्यान रख के एरर डिव ऊपर आप बना दें, अगर नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैं भूल गया हूँ बनाना, आप बना दें, ठीक है। आप एक और डॉट डन की बाद में एक और डॉट फेल फंक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एरर डिव, ये देखिए मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, और यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एरर डिव, बेटर अप्रोच ये रहेगा, इंस्टेड ऑफ एरर डिव आप यहाँ पे एक स्वीट अलर्ट इस्तेमाल करें। उस केस में आप एक एरर मैसेज दिखा दें, फेल्ड का कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपका नॉर्मल अटैक्स है, पर मेरे को कुछ और चीज़ें भी चाहिए, जैसे मेरे को पिक्चर्स सेंड करनी है, और भी चीज़ें सेंड करनी है, तो वो मैं सेंड करूँगा अभी यहाँ पे, ठीक है। उसका भी कोड लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और आने वाले वीडियोस में मैं सीक्रेट एडिटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो उसका की कोड लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। सीक्रेट एडिटर का मैं पुराना वर्जन सीक्रेट एडिटर इस्तेमाल करूँगा, नया वर्जन अभी मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला। आने वाले वीडियोस में हो सकता है कि मैं उसको चेंज कर दूँ, पुराने वाले 4th एडिशन, आई थिंक 4 एडिशन को 5th एडिशन में, या वो, या फिर आपको खुद से सीखना है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कि नए वाले सीक्रेट एडिटर को कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। काम करने से मतलब है, बट आई वुड प्रेफर न्यू वर्जन,
पर अभी मैं आपको पुराने वर्जन का ही दिखाऊंगा कि न्यू वर्जन में कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूँ। मैंने ट्राई किया था बट सिक्योरेटर का नया वर्जन ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी इतने कुछ मुझे मिला नहीं। फिर भी मैं ट्राई करूँगा सिक्योरेटर का, अगर नया वर्जन को चेंज कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने एक क्रिएट और एक कैंसिल का बटन बनाया। आप चाहे तो साइड में एक डिलीट का बटन भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जितने भी मैं लेवल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं लेवल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मॉडल से मेरे को जो डेटा आएगा वही में आएगा। अगर मेरे को चेंज करना है, कुछ और नाम रखना पड़ेगा। क्रिएटेड डेट की जगह में क्रिएशन डेट लिखना चाहता हूँ या फिर कुछ और लिखना चाहता हूँ, उस केस में क्या करूँगा? या तो मैं लेवल फॉर की जगह डायरेक्ट हार्ड कोड लेवल लिखूँ। अगर मेरे को लेवल फॉर ही लिखना है, मेरे को लेवल फॉर ही लिखना है, अगर मेरे को मन कर रहा है, मेरे को मन करना मैं लेवल फॉर ही इस्तेमाल करूँगा, उस केस में कैसे करूँगा? उस केस में मेरे को डिस्प्ले एक वैलिडेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर्वर साइड में। मॉडल के ऊपर डिस्प्ले एक मैं लिखूँगा, उसको मैं एनोटेशंस डेटा एनोटेशन से इनहेरिट करूँगा, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा नाम देने के लिए। और वैलिडेटर डिफरेंट टाइप के वैलिडेटर्स होते हैं, जैसे रिकॉर्ड वैलिडेटर, डिस्प्ले वैलिडेटर, और भी बहुत सारे वैलिडेटर होते हैं। जैसे ईमेल के लिए ईमेल वैलिडेटर होता है, डिफरेंट चीज़ें वैलिडेटर होता है। उसके बारे में भी जानेंगे आने वाले वीडियोस में पूरे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लेवल फॉर्म फाइल का लेवल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेवल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यार लेवल आप चेक कर सकते हैं, हमारे बूटस्ट्रैप की साइड से चेक कर सकते हैं अगर आपको लेवल का सॉरी कोई फॉर्म फाइल का किस है। ये इमेज अपलोड करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट पिक्चर में मल्टीपल इमेजेस अपलोड करेंगे एक साथ, और वो भी jQuery का इस्तेमाल करके। आप चाहें तो नॉर्मल विदाउट jQuery भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैं कॉल md10 लिखूँगा और इसको मैं यहाँ पे इनपुट अपलोड फाइल अपलोड का एक लिखूँगा। उसके लिए मैं आईडी डिक्लेयर करूँगा, क्योंकि इस आईडी से ही मैं यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स हैं उसको मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। उसके उसके पास मेरे को सेव भी करना है, तो सेव के लिए मैंने एक मेथड मैंने बनाया है, एक्शन मेथड शेयर कंट्रोलर। मेरे को याद आ रहा है, शेयर कंट्रोलर मैंने बनाया है, जहाँ पे मैं कैटेगरीज का सेव कर रहा था इमेजेस। उसी को इस्तेमाल करेंगे या फिर मैं कुछ और नया बना सकता हूँ। मैंने उसमें आई थिंक एक ही इमेज को अपलोड करने के लिए दिखाया था। आप चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी वाले को इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दूसरा एक्शन बनाऊंगा, बट बेटर अप्रोच ये रहेगा कि आप उसी को चेंज करें। ठीक है, नेम डाल देंगे प्रोडक्ट पिक्चर। आप ध्यान रखिए नेम से, जो नेम कीवर्ड है इससे ही सेव होता है हमारे डाटाबेस में, तो इट शुड मैच विद द मॉडल। इफ इट्स नॉट मैचिंग विद द मॉडल देन आपका सेव नहीं होगा। और एक मल्टीपल कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीपल पिक्चर्स अपलोड करने के लिए। ठीक है, और टाइप इज इक्वल टू हिडन, हिडन करेंगे आईडी इसको। एक सवाल आपके लिए, क्या हम ASP.NET में राइट क्लिक डिसेबल कर सकते हैं ब्राउज़र में? वो देख के बताइए आप कि ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट क्लिक डिसेबल कर सकते हैं कि ब्राउज़र में कि नहीं। और ये क्या इंपॉर्टेंट होता है राइट क्लिक डिसेबल करने में? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप राइट क्लिक डिसेबल करके रख रहे हैं, उस केस में आपका आप कोई भी यूज़र आपका राइट क्लिक कर नहीं पाएगा, तो आपके जितने भी क्लाइंट साइड चीज़ें आप इस्तेमाल किए हैं वो चीज़ें आप उसको वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस और एक और चीज़, ये इमेजेस जो हैं, जितने भी इमेजेस हैं वो कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, और ये हमारे इमेजेस नहीं है, ये मैंने साइट से डाउनलोड किए हैं। कोई भी साइट से डाउनलोड किए हैं, तो ये does not belongs to me. Just I'm just showing this फॉर जस्ट इमेज अपलोड करने के लिए मैंने एक सैम्पल इमेजेस लिए हैं, वो मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ आपके लिए। ये डज नॉट बिलोंग। ये जो आपने देखा @validation summary फॉर्म,
ये वैलिडेशन सब मैसेज फॉर ये कब आता है? ये जब हम लोग वैलिडेटर लगाते हैं और हम लोग एक एक्शन मेथड रिटर्न कर रहे हैं और मॉडल को रिटर्न कर रहे हैं, उस केस में ये बहुत ज़्यादा काम होता है। जब हम लोग जेसन रिजल्ट में काम करते हैं तो उस केस में हम लोग jQuery वैलिडेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं और jQuery वैलिडेशन का इस्तेमाल करके मैं उस केस में जितने भी क्लाइंट साइड में हैंडल करूँगा। डिफरेंस ये होता है कि क्लाइंट साइड में सबसे पहले आप हैंडल करें। अगर क्लाइंट्स नहीं कर पा रहा है किसी भी रीज़न से, क्लाइंट साइड चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, कुकीज़ ब्लॉक्ड हो सकता है आपका, jQuery मतलब जावास्क्रिप्ट को इनेबल नहीं किया है यूज़र ने, उस केस में उसको सर्वर साइड में हैंडल हो जाता है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सर्वर साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ये हमारा समरी देखिए, एक टेक्स्ट एरिया आया है और नीचे वाला जो हमारा ये जितने भी एडिटर फॉर है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आप रिमूव कर दें इसको। एक डिव डिक्लेयर करते हैं, उसको एक आईडी देते हैं, इमेज टेम्पलेट। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये हमारे जितने भी इमेजेस को जब हम लोग अपलोड करेंगे तो उसको इमेज फॉर्म में शो करने के लिए काम आएगा साइड में। ठीक है, इसकी SRC डाल देंगे, SRC वहाँ से आएगा हमारा जो jQuery से मैं इसको सेंड करूँगा SRC। एक इमेज फ्लूइड है, ये बूटस्ट्रैप का बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है, इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते हैं इमेज फ्लूइड ताकि वो उसमें सेव हो जाए। और एक ऑन क्लिक इवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको रिमूव करने के लिए। रिमूव दिस कीवर्ड इस्तेमाल होता है जो वहाँ पे जो वहाँ पे जो भी डेटा है उसको रिमूव कर। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए वार कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं jQuery में। वार पिक्चर ID इक्वल टू एक एरे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, और डॉलर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में। यहाँ पे आईडी से मैं यहाँ पे जैसे जितने भी पिक्चर आईडी से, ये देख रहे हैं, ये पिक्चर एरिया से, ये हमारा पिक्चर एरिया, ये हम लोगों को दिखाता है कि कितने डेटा से कितने इमेजेस हैं हमारे डेटाबेस में सेव है, तो वो वहाँ से उठा के देता है। अभी मेरे को नया इमेजेस में अपलोड करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, तो उस केस में मेरे को उसको भी अटैच करना है। सबसे पहले इसको ईच फंक्शन से जितने भी इमेजेस है उस सारे को मैं फाइंड करूँगा। वार पिक ID डॉलर दिस डॉट ATTR डाटा आईडी के जितने भी आईडीज हैं वहाँ पे ये पिक्चर आईडीज के आ जाएंगे। अब पिक्चर आईडीज डॉट पुश कीवर्ड का इस्तेमाल होता है एरे में ऐड करने के लिए। यहाँ पे कितना होगी, पिक आईडी डॉलर आईडी को हम लोग हैश से डिक्लेयर करते हैं, हैश से उठाते हैं। तो ये पिक्चर आईडीज जो है पिक्चर आईडीज डॉट वैल पिक्चर आईडीज डॉट ज्वाइन, इसको ज्वाइन करेंगे। अब जो कोड लिखने वाले हैं हम लोग वो है इमेज अपलोड करने के लिए। इमेज अपलोड करने के लिए कोड ऑलमोस्ट सेम कोड होगा जो हमारा क्रिएट जब हम लोग इमेज क्रिएट कर रहे हैं और कैटेगरीज में इमेज डाल देते हैं, उसी ऑलमोस्ट सेम होगा, 80% सेम होगा। बाकी चीज़ें डिफरेंट होंगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इमेजेस में काम करते हैं। और यहाँ पे चेंज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग उसमें क्लिक की जगह चेंज हो रहा है, जैसे मैंने कोई इमेज अपलोड कर रहा हूँ या फिर कोई ड्रॉप डाउन में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, उस केस में मैं चेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं तो फिर मैं क्लिक फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा jQuery। ये ठीक है। आप दिस कीवर्ड से मैं क्या करूँगा, वार पिक्चर इक्वल टू दिस डॉट फाइल्स, जितने भी फाइल्स है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे मैं फॉर्म डाटा, हमारा जो डाटा क्या भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इक्वल टू हो जाएगा न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, ध्यान में रखना पड़ता है, वेरिएबल का नेम स्मॉल में होगा फॉर्म डेटा, और जो न्यू फॉर्म डेटा ये कैपिटल में है। गलती से स्मॉल में लिख देंगे तो काम नहीं करने वाला, थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। दिस इज़ नॉट SQL सर्वर जहाँ पे कोई मतलब केस सेंसिटिव
नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, केस सेंसिटिव है ये। जे क्वेरी हो गया, सी शार्प हो गया, दीज आर केस सेंसिटिव। ठीक है, टोटल फाइल्स होंगे पिक्चर्स डॉट लेंथ, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये हो जाएगी टोटल फाइल्स आई लेस देन टोटल फाइल्स। ठीक है, और आई को प्लस प्लस कर देंगे। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, अपेंड कीवर्ड का इस्तेमाल होता है यहाँ पे भी। उसके बाद पिक्चर्स स्ट्रिंग है, और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे आई कर दूँगा, पिक्चर्स डॉट पिक्चर्स, और फिर यहाँ पे आई इंडेक्स, इंडेक्स जो आई है। अब यहाँ पे डॉलर एच का इस्तेमाल करेंगे। इस केस में भी मेरा सेम होगा, जितने भी तीन चीज़ डालने वो तो सेम होगा। साथ में मैं कुछ कंटेंट टाइप भी डाल देता हूँ जब हम लोग इमेजेस सेंड कर रहे हैं, इमेजेस अपलोड कर रहे हैं। टाइप आपको पता ही चल गया होगा टाइप क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। टाइप क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, डेटा क्या होता है। इस केस में डेटा को जो हम लोग सेंड करेंगे वो हमारा फॉर्म डेटा होगा इंस्टेड ऑफ फॉर्म डॉट सी। ठीक, अभी जो ऊपर मैंने डेटा डिक्लेयर किया वो हमारा डेटा होगा। ठीक, यूआरएल में हम लोग यूआरएल मेंशन करेंगे, कहाँ पे सेंड करेंगे। अभी मैं इसको सेंड करने वाला हूँ अपलोड मेथड में, अपलोड मल्टीपल नाम का कोई मैं एक मेथड बनाऊँगा। ठीक है, अपलोड मल्टीपल, और ये कहाँ पे सेव होगा डेटा, इसको मैं एक शेयर्ड कंट्रोलर में डालता हूँ। जितने भी चीज़ें जो शेयर्ड होंगे उसको मैं एक शेयर्ड कंट्रोलर में डालता हूँ। ये एक अप्रोच है, मैं सब जगह फॉलो करता हूँ। यहाँ पे मैं एंगुलर में भी काम कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं एक शेयर्ड सर्विस बनाता हूँ। एक शेयर्ड मॉड्यूल भी होते हैं एंगुलर में, जिसका काम तब होता है जब आप कुछ कंपोनेंट्स को शेयर करना चाहते हैं दूसरे कंपोनेंट के साथ। यहाँ पर मैंने डाटा टाइप डाला है जेसन, और डाटा मैंने डाला फॉर्म डेटा मैंने डाल दिया। और कंटेंट टाइप क्या है होगा, कंटेंट टाइप इक्वल टू फॉल्स होता है। और एक और चीज़ होता है, आई डोंट रिमेम्बर, या प्रोसेस डेटा, ये भी शायद फॉल्स होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है इमेज अपलोड करने के लिए। पर मैं सिंपल बताऊँगा, ये इम्पॉर्टेंट है जब भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं। और डॉट डन फंक्शन, जैसे हम लोग पहले भी करते हैं, डॉट डन फंक्शन बनाते हैं, उसमें एक रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। ये जो मैंने कोड लिखा है ये इमेज अपलोड के भी काम आया। साथ में ये एक्सेल फाइल अपलोड करने के इस बार मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो उसको मैं रिस्पॉन्स को अटैच करूँगा यहाँ पे। अब मेरे को रिस्पॉन्सेज जो मिल रहे हैं उसके मेरे को यूआरएल्स भी चाहिए। क्यों यूआरएल मेरे को चाहिए? ताकि मैं उसको डेटाबेस में सेव कर सकूँ। एक और चीज़ करूँ, उस यूआरएल को मैं क्या करूँगा, इमेजेस को मेरे को दिखाना है साइड में, उसके भी काम आएगा। ठीक है, और डॉलर इमेज HTML ऐसा कुछ मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पे आईडी जो है हमारा इमेज एस टेम्पलेट, ये हमारा एक डिव है, इसमें अटैच करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके पहले इसको मेरे को जितना याद आ रहा है इसको क्लोन करना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं क्लोन करूँगा, ये जो हमारा इमेज टेम्पलेट ही आईडी है, इसको यहाँ पे क्लोन करूँगा और इसको मैं अटैच करूँगा। जो हमारे जितने भी इमेजेस ऊपर जहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कितने इमेजेस हैं, उसको मैं वहाँ पे अटैच करूँगा। $HTML डॉट फाइंड। अगर आपको jQuery नहीं आता है तो jQuery के भी ट्यूटोरियल सून मैं सोच रहा हूँ, अगर
आपको लगे तो आप बता सकते हैं। jQuery के ट्यूटोरियल्स हम लोग हाई लेवल jQuery के ट्यूटोरियल्स प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोगों के लिए। बट आई डोंट थिंक सो jQuery अभी जनरली लोग jQuery अवॉइड करते हैं यूज़ करना। जनरली अभी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए, जैसे रिएक्ट आ गया, एंगुलर आ गया, व्यू आ गया, वो सब अच्छी चीज़ को इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं ये हार्ड कोडेड है, इसको मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कंटेंट स्लैश इमेजेस, साथ में यहाँ पे क्या होगा, प्लस कीवर्ड। इसको क्या होता है प्लस कीवर्ड, पिक्चर डॉट URL। मेरा ऊपर से मेरे रिस्पॉन्स में URL में सेंड करूँगा, कंट्रोलर से मैं URL सेंड करूँगा, उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा। ठीक है, ये चीज़ें अटैच हो जाएगी हमारा वहाँ पे। इसको फाइंड करूँगा, उसके बाद मैं इसको अटैच पिक्चर डॉट ID। कभी कभी jQuery में सजेशन शो नहीं करता है, ये jQuery में सजेशन नहीं शो करेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हार्ड कोड करना पड़ेगा। सॉरी, हार्ड कोड नहीं, आपको टाइप करना पड़ेगा। इसको आने वाले वीडियोस में थोड़ा जनरलाइज करेंगे, थोड़ा और UI को बेटर करेंगे। अब यहाँ पे डॉट पिक्चर्स एरिया, आप देख सकते हैं पिक्चर एरिया हमारे वहाँ पे था जहाँ पे सारे पिक्चर्स आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ। क्या अपेंड करूँगा, इमेज HTML को अपेंड करना पड़ेगा मेरे को। डॉट HTML का इस्तेमाल करेंगे, इमेज HTML को, डॉट HTML, और इसके बाद ये हमारा चीज़ को वहाँ पे अटैच हो जाएगा, हमारे जितने भी चीज़ें। सबको सेव कर लेते हैं और उसके बाद एक बार रन करके देखेंगे कि हमारे सारी चीज़ें सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके पहले मेरे को यहाँ पे एक्शन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इमेजेस मेरे को वहाँ से मिल जाए। ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं रिमूव में, हमारे जितने भी इमेजेस है उसको मैं क्लिक करूँगा तो उस केस में मेरा वहाँ पे डिलीट हो जाएगा इमेज। एलिमेंट डॉट रिमूव करेंगे, सिंपली उसको रिमूव हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमारे यहाँ पे आ गया है। ये मेरा क्रिएट का एक्शन मेथड है, पता क्या चल रहा है, मेरे ऊपर कोई आईडी नहीं है तो इस केस में मैंने क्रिएट कर। तो अभी तो मेरे पास कोई इमेजेस अभी लिख के नहीं आया, क्योंकि इमेजेस मेरे डाटाबेस में कुछ है नहीं। इसको क्रिएट कर रहे हैं, जब मैं कोई अपलोड करूँगा तो साइड में इमेजेस आ जाएगा। क्योंकि जब मैं शेड कंट्रोलर में देखेंगे, यहाँ पे मैंने इमेज अपलोड का एक सिंपल सा कोड लिखा। ठीक है, ये हमारा अपलोड इमेज का मल्टीपल इमेज अपलोड करने के लिए कोड लिखा। जेसन रिजल्ट मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, ऊपर जेसन रिजल्ट है, अलाउ गेट किया है मैंने यहाँ पे शेयर सर्विस, मैंने यहाँ पे शेयर सर्विस का रेफरेंस किया है, वार पिक पिक्चर्स किया है, और फॉलो का इस्तेमाल किया है, फाइल नेम को सेव करने के लिए क्विट का इस्तेमाल किया है मैंने। पिक्चर डॉट सेव एज से फाइल पास सेव कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव पिक्चर्स DB पिक्चर्स में यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। हाँ, ऐड पिक्चर्स, क्योंकि मेरे को पिक्चर्स को एक जगह पे एक टेबल में सेव करना पड़ेगा। तो मेरा ये पिक्चर्स नाम का टेबल है, उसमें सबसे पहले सेव हो रहा है सारे इमेजेस को। उसके बाद वहाँ से मैं जितने भी मैं यहाँ से सेंड करूँगा वो मेरे मेन डेटाबेस में सेव होगा। ये मैंने मल्टीपल इमेजेस कंट्रोल का इस्तेमाल करके मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैंने 3 इमेजेस सेंड किए, 2 इमेजेस सेव किए, पर यहाँ पे शो नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारे कोड में कुछ एरर है। जब वो देखना पड़ेगा मैंने बिल्ड किया है कि नहीं किया, वो भी मेरे को याद नहीं है अपने को। या तो मैंने बिल्ड नहीं किया है या फिर मेरा कुछ एरर है। ये देखिए, मैं बिल्ड करना भूल गया था। यहाँ पे देखिए, ये 2 इमेजेस मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद मैंने तीसरा इमेज डाला तो ये मेरा अटैच होगा नया के फॉर्म में। ठीक है, ओके किया, 2 इमेजेस डाले, ओके कर दिए, यहाँ पे 2 नीचे और आ गए। ठीक है, आप इसको UI को थोड़ा बेटर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो रिमूव भी हो जा रहा है। और सीक्रेट लेयर के लिए हम लोग जो हमारा टेक्स्ट एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करेंगे।
और वहाँ पे जो आप क्लासेस देखिए, नेम वो यहाँ पे ये हो डिस्क्रिप्शन, और आईडी जो हमारी होती है वो कुछ एक आईडी डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि आईडी डिक्लेयर करेंगे वो आईडी का इस्तेमाल करके मैं उसको सीके हेडर में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल डालना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो डालें नहीं तो नहीं डालें, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। वो काम नहीं करने वाला, ये फॉर्म कंट्रोलर क्लास व्यू की सीके हेडर अपना वो दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीके हेडर में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मेरे को एक कोड लिखना है। या तो मैं स्क्रिप्ट को नीचे डाल के करूँ, या तो मैं करूँ, या फिर वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऑलरेडी है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन। मैं ट्राई कर रहा था सीके हेडर का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करने के लिए, पर वो मेरे को काम नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं सीके हेडर डॉट डिस्प्लेस और एडिटर ID1 मेरा आईडी है, इसको मैं रिप्लेस करूँगा। ये मेरा पुराना सीके हेडर इस्तेमाल कर रहे हैं, सीके हेडर का पोर वर्जन, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे सीके हेडर का इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पे मैं jQuery का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को ये कोड लिखना पड़ेगा। ये डेटा अगर आप ASP.NET कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें मैंने आपने jQuery का इस्तेमाल नहीं किया है, उस केस में आप ये फॉर लूप का जो ये कोड है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंसेस एंड सीक्रेट डॉट इंस्टेंसेस सीक्रेट डॉट इंस्टेंसेस इंस्टेंस डॉट अपडेट एलिमेंट, ठीक है। ये सिंपल सा एक कोड है, आपको लिखना पड़ेगा। लेआउट डॉट CS में मैंने यहाँ पे मेरे को सीके एडिटर का CDN पास करना है। CDN वो कहाँ से मिलेगा? सीके एडिटर के साइट से, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ, सर्च करेंगे ckeditor.com। आप सीके एडिटर जब .com में जाएंगे तो वहाँ पे अभी तो लेटेस्ट एडिशन जो है सीके एडिटर 5, हम लोग 4 वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, लेटर ऑन 5 में अपग्रेड कर देंगे। डाउनलोड में क्लिक करें, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैकेजेस, अरे मैं फ्री वाला इस्तेमाल करूँगा। CDN यहाँ पे ये CDN पड़ा हुआ है, इसी को कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करें, हाँ वापस जाए अपने प्रोजेक्ट में और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। आखिरी में स्क्रिप्ट रेंडर सेक्शंस क्या होते हैं हमारे C# में, उसके बारे में जानेंगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि अभी मैं फॉर टाइम स्क्रिप्ट टैग को सारे हेड सेक्शन में डाल रहा हूँ। वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती है, क्योंकि उससे साइट लोड होने में टाइम लगता है, साइट स्लो हो जाता है। और इसको एक वैलिडेट इनपुट इसको फॉल्स करेंगे। क्यों फॉल्स करेंगे आई डोंट नो, इसके ASP.NET फ्रेमवर्क में ये थोड़ा इशू है, इसको वैलिडेट इनपुट को फॉल्स करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो डेटा को सेव नहीं करेगा। क्यों नहीं सेव करेगा डेटा को? क्योंकि ये जो हमारे जितने भी HTML टैग्स है वो सेव नहीं कर पा रहा है, उसको एरर दिखाएगा। तो अभी इसको मैंने बिल्ड कर दिया है, ये वैलिडेट इनपुट, ये ध्यान रख के इसको फॉल्स करना है आपको, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखिएगा हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज हो गया होगा सीके एडिटर में। अगर आपको UI अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने हिसाब से UI को भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी हम लोग UI को भी मॉडिफाई करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये साइड का जो हमारा जो जितने भी वर्टिकल नैप है उसको हटा के हम लोग ऑफ कैंपस नैप करेंगे, वो सबसे बढ़िया लगेगा। अभी हम लोगों को मैं क्लिक करूँगा साइड से आएगा पॉपअप के फॉर्म में, और उसको मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सीके एडिटर बन गया है, ठीक है। अभी ये कुछ डेटा सेव करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट का डिटेल्स पे प्रोडक्ट्स का एक्शन क्रिएट हो गया। अभी देखिए ध्यान से देखिए, पिक्चर सेव करने के लिए पिक्चर आईडी जो होगी x.picture id होती है, ठीक है। पिक्चर आईडी डॉट एक्स डॉट पिक्चर आईडी होगी, ठीक है। उस केस में पहले वाले केस में मैं प्रोडक्ट आईडी को भी पास कर रहा हूँ, ठीक है। रीबिल्ड करेंगे, रीबिल्ड करने के बाद डेटा को सारे डेटा को मैं फिल कर दूंगा यहाँ पे।
जितने भी यहाँ पे एक फिल करके दिखा दूँगा एक डेटा सेट। यहाँ पे ओपन करें, इमेज सेलेक्ट करें, आईडी डालें, यहाँ पे आईडी डालें, यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स डालें जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा। आप कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। सीके एडिटर का इस्तेमाल करें तो आप HTML का टैग्स भी सेव कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। डिटेल्स डाल दें, उसके बाद यहाँ पे फ़ीचर है कि नहीं इस प्रोडक्ट को, उसको भी आप टिक कर सकते हैं या नॉन टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइस डालें, प्राइस, उसके बाद यहाँ पे प्राइस डालें, डिस्काउंट कितना है आपका, डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैटेगरी आईडी डालें, इमेजेस मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। मैं जब क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन इस तरह से आएगा हमारा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इस तरह से आ रहा है और इमेज भी इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत सही कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन को HTML ड्रॉ कर देते हैं ताकि वो हमारा रॉ फॉर्म में आए, ठीक है। और इमेज को, इमेज की जगह मैं इमेज एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज डाल दूँगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग अब पेजिनेशन करेंगे। पेजिनेशन दो तरह से होते हैं, या तो मैं अपना डाटा टेबल का इस्तेमाल करूँ, जो मैंने इस्तेमाल किया था हमारे कैटेगरी में, डाटा टेबल का इस्तेमाल किया था वही चीज़, या तो मैं खुद का पेजर लिखूँ। तो ये दोनों मैं चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसमें से कोई भी एक चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ। तो मैं अभी के लिए मैं खुद का पेजर बनाऊँगा, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से आप डाटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वर साइड डाटा टेबल का इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडिट की जगह मैं एक्शन का करूँगा इस्तेमाल, और नाम यहाँ पे मैं एडिट डालूँगा। मैं प्रेफर करता हूँ @url.action इंस्टेड ऑफ हमारे सिंपल एक्शन लिंक्स।